नमस्ते बच्चों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका टारगेट एजुकेशन सेंटर में। तो हम पढ़ रहे थे छठी की विज्ञान। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6, हमारे आसपास की सामग्री। उपादानं भवेत् तस्याः मुषायाः मृत्तिका लोहमेव च रसरत्न समुच्चय। मूषा क्रूसिबल पदार्थों को गलाने के लिए उपयोग किया जाने वाला पात्र। बनाने के लिए प्रयुक्त सामग्री मिट्टी और लोहा। रस रत्न समुच्चय 10.3। 6.1 हमारे आसपास की वस्तुओं का अवलोकन। ग्रीष्म अवकाश के बाद घुलन और शीत अपनी नई कक्षा में जाने के लिए उत्साहित है। वे अपनी कक्षा में प्रवेश करते हैं और बातचीत करना आरंभ करते हैं। शीत पूछती है, आज तुम स्कूल में क्या लाए हो? देखो, मेरे पास नई नोटबुक है। मेरे पास भी नई नोटबुक और पेन है। कुछ समय बाद उनकी विज्ञान की शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती है और विद्यार्थियों से बातचीत आरंभ करती है। वह उनका ध्यान दैनिक जीवन में उपयोग होने वाली कई वस्तुओं की ओर आकर्षित करती है। वह पूछती है, वस्तुएं एक दूसरे से किस प्रकार समान या किस प्रकार भिन्न है? उनके आकार और रंग क्या क्या है? जब आप उन्हें स्पर्श करते हैं तो कैसा अनुभव होता है? क्या उनमें से कुछ वस्तुएं दूसरी वस्तुओं से भारी है? सभी वस्तुएं किसी न किसी सामग्री से बनी होती है, जैसे कागज, लकड़ी, कपड़ा, कांच, धातु, प्लास्टिक, मिट्टी इत्यादि। किसी वस्तु को बनाने के लिए उपयोग किए जाने वाले पदार्थ या पदार्थों का मिश्रण सामग्री कहलाता है। क्रियाकलाप 6.1 आइए पहचानें। अपने आसपास दिखाई जाने वाली वस्तुओं की एक सूची बनाएं और उनकी सामग्रियों के नाम भी तालिका 6.1 में लिखें जिनसे वे बनी हुई हैं। तालिका 6.1 सामग्रियों की पहचान करें। मैं अवलोकन करता हूँ या करती हूँ सामग्रियाँ जिनसे वे बनी है। बच्चों, ये यहाँ पर लिखना है आपको। प्रतिदिन के अवलोकनों के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वस्तुएं विभिन्न सामग्रियों से बनी होती है। आइए सामग्रियों के विषय में अधिक जानें। भारतीय उपमहाद्वीप में पाए जाने वाले सबसे पुराने मिट्टी के बर्तन 7000 से 8000 वर्ष पूर्व के हैं और गंगा के मैदानों लहुरादेवा और बलूचिस्तान मेहरगढ़ में पाए गए हैं। लगभग 4000 सामान्य संवत पूर्व सिंधु सरस्वती मैदानों के कई क्षेत्रों में चाक घुमाकर बनाए गए मिट्टी के बर्तनों का निर्माण रंगाई, विविध रंगों के सुरक्षात्मक या सजावटी लेप, जिन्हें स्लिप कहा जाता है, का अनुप्रयोग सजावटी पेंटिंग इत्यादि तकनीक विकसित हुई है। यह तकनीकें हड़प्पा सभ्यता 2600 से 1900 सामान्य संवत पूर्व के दौरान और भी परिष्कृत हो गई, जिनमें चमकदार लाल सतह पर काले रंग के डिजाइनों से ज्यामिति पैटर्न तथा जलीय और स्थलीय जानवरों को चित्रित किया गया है। हड्डियाँ, थाली, कटोरे और अन्य वस्तुओं को बनाने के लिए उपयोग में लाई जाने वाली मिट्टी का सावधानीपूर्वक चुनाव कर उसे साफ किया जाता था और पिछली छलनी से छानकर गूंदा जाता था। उसे एक घूमते पहिए पर आकार दिया जाता था और अंततः भट्टियों में पकाया जाता था। इस पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहते हैं। इन बर्तनों का उपयोग भोजन पकाने से लेकर अनाज, तेल, घी इत्यादि के भंडार तक विभिन्न प्रयोजनों के लिए किया जाता था। कुछ बहुत बड़े भंडारण पात्र और मिट्टी के अन्य पात्रों को राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में प्रदर्शित किया गया है। क्या आप जानते हैं? 6.2 वस्तुओं को समूह में कैसे बांटें। क्रियाकलाप 6.2 आइए समूह में बांटें। चित्र 6.1 में दिखाई गई वस्तुओं को किसी भी समान गुण जैसे आकार, रंग, कठोरता, कोमलता, चमक, घुलनशीलता और उनकी निर्माण सामग्री के आधार पर समूहों में बांटें।
हमारे आसपास की वस्तुएं। आपने क्रियाकलाप 6.2 में वस्तुओं के समूह में बांटने के लिए किस गुण का उपयोग किया है? क्या आपके मित्रों ने समान गुणों के आधार पर वस्तुओं के समूह बनाए हैं? आपने इस गतिविधि से क्या सीखा? आपने देखा होगा कि एक वस्तु विभिन्न सामग्रियों से बनाई जा सकती है और कुछ सामग्रियों का उपयोग विभिन्न वस्तुओं को बनाने के लिए किया जा सकता है। वस्तुओं को समूह में व्यवस्थित करने की विधि वर्गीकरण कहलाती है। वस्तुओं को उनके एक समान गुणों के आधार पर समूहों में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हम कुछ गुणों के आधार पर सामग्रियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। क्रियाकलाप 6.3 आइए विचार करें कि एक गिलास बनाने के लिए हम किन किन सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। चित्र 6.2 में दिए गए रिक्त स्थानों में इन सामग्रियों के नाम लिखिए। ये गिलास बनाने में प्रयुक्त सामग्रियाँ आपको लिखना है बच्चों। क्या खाना पकाने के लिए, बर्तन बनाने के लिए कागज जैसी सामग्री का उपयोग करना अच्छा विचार होगा? कपड़े से बने गिलास का उपयोग जल रखने के लिए क्यों नहीं किया जा सकता? गिलास बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियों में जल धारण करने की क्षमता होनी चाहिए। यह कैसे निर्धारित किया जाए कि किसी वस्तु को बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाना चाहिए? हम किसी वस्तु को बनाने के लिए सामग्री का चयन उसके गुणों और उस प्रयोजन के आधार पर करते हैं जिसके लिए उस वस्तु का उपयोग किया जाना है। हम किसी वस्तु के विभिन्न भागों को बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। उदाहरण के लिए एक पेन विभिन्न सामग्रियों से बना हो सकता है, जैसे प्लास्टिक, धातु और स्याही। विभिन्न खेलों की गेंदें बनाने के लिए भिन्न भिन्न सामग्रियों का उपयोग क्यों किया जाता है? क्या क्रिकेट की गेंद उपयोग टेनिस खेलने के लिए किया जा सकता है? क्रियाकलाप 6.4 आइए खोज करें। चित्र 6.3 में एक ही आकार की लेकिन भिन्न भिन्न सामग्रियों से बनी विभिन्न गेंदों को दर्शाया गया है। एक एक करके गेंदें ले और किसी नियत ऊंचाई से गिराएं। जिस ऊंचाई तक गेंद उछलती है उसे तालिका 6.2 में अंकित करें। उस गेंद को पहचानें जो सबसे अधिक ऊंचाई तक उछलती है। ये टेनिस गेंद है बच्चों, और ये क्रिकेट की गेंद है, और ये हस्त व्यायाम की गेंद है। चित्र 6.3 विभिन्न प्रयोजनों के लिए प्रयोग में लाई जाने वाली गेंदें। तालिका 6.2 गेंदों का छलान स्तर। टेनिस गेंद, क्रिकेट की गेंद, हस्त व्यायाम की गेंद और कोई अन्य। खेल की गेंदों के अन्य गुणों पर कक्षा में चर्चा करें, जैसे उनका आकार, रंग, गठन, कठोर या मुलायम और वह कितनी ऊंचाई तक उछलती है। ये समझने का प्रयास करें कि किसी विशिष्ट खेल के लिए उपयुक्त प्रत्येक गेंद कुछ निश्चित सामग्रियों से क्यों बनी होती है। चित्र 6.4 का अवलोकन करें और वस्तुओं को यथासंभव विभिन्न विधियों से समूह में विभाजित करें। आपने इस वस्तुओं को उनके आकार, रंग या जिस सामग्री से वे बनी है उनके आधार पर समूह में विभाजित किया होगा। हमने सीखा कि वस्तुओं को उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। उदाहरण के लिए घर की रसोई में हम सामान्यतः एक जैसे बर्तनों को एक साथ रखते हैं। इसी प्रकार एक पंसारी सामान्यतः सभी प्रकार के मसाले एक कोने में रखता है, दालें और अनाज दूसरे कोने में रखता है, इत्यादि। आप किसी भी दवा की दुकान पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि दवाओं के रखने की व्यवस्था कैसे की गई है। वस्तुओं का समूहीकरण। 6.3 सामग्रियों के विभिन्न गुण क्या हैं? आइए हम सामग्रियों के कुछ और गुण जानें। 6.3.1 सामग्रियों के स्वरूप का अवलोकन करें और पहचानें। विभिन्न सामग्रियों से निर्मित वस्तुएं प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखती है। बिना पॉलिश की हुई ताजी कटी हुई लकड़ी का स्वरूप लोहे से बिल्कुल भिन्न होता है। वहीं लोहा तांबे या एल्यूमिनियम से भिन्न दिखता है। तथापि लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम में कुछ सामान्यताएं हो सकती है जो उन्हें लकड़ी से अलग बनाती है। आइए वस्तु को अलग अलग छांटने का प्रयास करते हैं। कागज, गत्ता, लकड़ी, चौक, तांबे के तार, एल्यूमिनियम की पन्नी और पित्तल, कांस्य, स्टील इत्यादि से बनी किन्हीं वस्तुओं के छोटे छोटे टुकड़े एकत्रित करें।
अपने द्वारा एकत्रित की गई वस्तुओं को देखें। क्या इनमें से कोई भी वस्तु प्रकाश पड़ने पर चमकती है? उनके गठन, खुरदुरी या चिकनी, रंग और ध्यान देने योग्य अन्य विशेषताओं का अवलोकन करें। उन्हें उनके स्वरूप के आधार पर समूह में विभाजित करके अपनी नोटबुक में लिखें। जिन सामग्रियों की सतह प्रायः चमकदार होती है उनका स्वरूप द्युतिमय चमकदार होता है। चमक वाली ऐसी सामग्रियां सामान्यतः धातु होती है। धातुओं के उदाहरणों में जैसे लोहा, तांबा, जस्ता, एल्युमिनियम, सोना इत्यादि सम्मिलित है। तथापि कुछ धातुएं हवा और नमी के प्रभाव के कारण अपनी चमक खो देती है। ये फीकी एवं चमकदार दिखाई देने लगती है। परिणाम स्वरूप हम प्रायः केवल उनकी ताजी कटी हुई सतहों पर ही चमक देखते हैं। द्युतिहीन यानी चमकहीन सामग्रियां वे होती है जिनकी सतह चमकदार नहीं होती। द्युतिहीन सामग्रियों के कुछ उदाहरण कागज, लकड़ी, रबर, जूट इत्यादि। क्या सभी चमकदार वस्तुएं धातु होती है? एक पुरानी कहावत है, हर चमकती हुई वस्तु सोना नहीं होती। सभी चमकदार सामग्रियां धातु नहीं होती। कुछ सामग्रियों की सतह को पॉलिश करके चमकदार बनाया जाता है, जबकि कुछ अन्य को प्लास्टिक, मोम या किसी अन्य पदार्थों की पतली परतों से लेपित किया जाता है, जिससे वे चमकदार दिखती है। ये सामग्रियां धातु नहीं भी हो सकती है। 6.3.2 कौन सी सामग्रियां कठोर होती है? जब आप विभिन्न वस्तुओं को अपने हाथों से संपीड़ित करते यानी कि दबाते हैं तो पत्थर जैसी सामग्रियों को दबाना कठिन हो सकता है, जबकि कुछ अन्य सामग्रियों जैसे रबर आसानी से दबाया जा सकता है। एक धातु की चाबी ले और उससे लकड़ी के टुकड़े, एल्यूमीनियम, पत्थर, कील, मोमबत्ती, चौक और किसी भी अन्य सामग्री से बनी वस्तु की सतह को खरोंचने का प्रयास करें। क्या कुछ सामग्रियां दूसरों की तुलना में अधिक आसानी से खरोंची जा सकती है? जिन सामग्रियों को आसानी से दबाया खरोंचा जा सकता है वे नरम होती है, जबकि अन्य सामग्रियां जिन्हें दबाया खरोंचना कठिन होता है वे कठोर होती है। तथापि यह गुण सापेक्ष है। उदाहरण के लिए रबर स्पंज से कठोर होता है लेकिन लोहे से नरम होता है। क्रियाकलाप 6.5 आइए अवलोकन करें। तालिका 6.3 कठोर अथवा नरम वस्तुएं और सामग्री जिनसे वे बनी होती है। वस्तु कठोर अथवा नरम सामग्री: ईंट, कठोर पकी हुई मिट्टी, जल की बोतल, तकिया, गिलास, मेज, स्वेटर या कोई अन्य। ये आपको लिखना है बच्चों। तालिका 6.3 में उल्लेखित वस्तुओं को एक एक करके लें। अनुभव करें कि ये वस्तुएं कठोर है या नरम। पता लगाइए कि वे किस सामग्री से बनी है। अपना अवलोकन तालिका 6.3 में लिखें। अपने अवलोकनों की तुलना अपने मित्रों के अवलोकनों से करें और चर्चा करें। आपने सीखा कि सामग्रियों में अलग अलग गुण हो सकते हैं, जैसे चमक, कठोरता, कोमलता, आकार और रंग। क्या आप सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाने वाले अन्य गुणों के बारे में सोच सकते हैं? आइए और जानें। 6.3.3 उन सामग्रियों का पता लगाएं जिनके आर पार हम देख सकते हैं और वे सामग्रियां जिनके आर पार हम नहीं देख सकते। ये है बच्चों क, ये ख और ये घ और ये ग। ये है पेड़, ये ईंट और ये है खिड़की और ये है दरवाज़ा। विभिन्न वस्तुओं की पहचान करें। विभिन्न वस्तुओं की पहचान करें और लिखिए। घोलन, शीत और सारा अपने दोस्तों के साथ लुका छिपी खेल रहे हैं। घोलन एक दीवार के पीछे छुप जाता है। शीत बगीचे में एक बड़े पेड़ के पीछे छुप जाती है, जबकि सारा फ्रस्टेड कांच के दरवाजे। ये है बच्चों, ये है फ्रस्टेड कांच का दरवाज़ा जिसकी सतह धुंधली होती है के पीछे छुप जाती है। शीत का छोटा भाई घर की कांच की खिड़की। ये है कांच की खिड़की। कांच की खिड़की से यह सब होते हुए देख सकता है। जिन सामग्रियों के आर पार देखा जा सकता है उन्हें पारदर्शी कहा जाता है। कांच, जल, हवा, सेलोफेन, कागज इत्यादि पारदर्शी सामग्रियों के उदाहरण हैं।
घुलनशील और सारा ने छिपने के लिए इन स्थानों को क्यों चुना? आप सोचिए कि क्या ऐसा संभव है कि शीत का भाई घर की लकड़ी की बंद खिड़की में से शीत और उसके मित्रों को देख सकता था? अधिकांश सामग्रियां ऐसी है जिनके आर पार देख नहीं पाते। इन सामग्रियों को अपारदर्शी कहा जाता है। लकड़ी, गत्ता और धातुएं अपारदर्शी वस्तुओं के उदाहरण हैं। जिन सामग्रियों के आर पार स्पष्ट नहीं देखा जा सकता उन्हें पारभासी कहा जाता है। बटर पेपर और फ्रॉस्टेड कांच पारभासी सामग्रियों के उदाहरण हैं। चित्र 6.5 को देखें। घुलन क, शीत ख, सारा ग और शीत के भाई घ द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की प्रकृति को पहचानें और नामांकित करें। क्रियाकलाप 6.6 आइए वस्तुओं को वर्गीकृत करें। तालिका 6.4 में निम्नलिखित वस्तुओं को पारदर्शी, पारभासी या पारदर्शी के रूप में वर्गीकृत करें। कांच का गिलास, बटर पेपर, रबर, फ्रॉस्टेड कांच, लकड़ी का बोर्ड और खिड़की का कांच। क्या जल पारदर्शी है? क्या इसे अपारदर्शी बनाया जा सकता है? तालिका 6.4 वस्तुओं का वर्गीकरण। पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी लिखना है बच्चा आपको। 6.3.4 जल में क्या घुलनशील है क्या नहीं? शाम को जब घुलन खेलकर घर आया तो उसे पसीना आ रहा था। उसे थकान अनुभव हो रही थी और प्यास लग रही थी। घुलन की माँ ने एक गिलास जल में 1 चम्मच चीनी, 1 चुटकी नमक और थोड़ा नींबू का रस मिलाया और उसे यह शिकंजी पिलाई। घुलन ने देखा कि उसकी माँ जल में चीनी और नमक मिला रही थी और थोड़ी देर बाद नमक और चीनी अदृश्य हो गए। आइए यह पता लगाने के लिए एक सरल क्रियाकलाप करें कि जब हम विभिन्न सामग्रियों को जल में मिलाते हैं तो वह कैसे व्यवहार करती है। क्रियाकलाप 6.7 आइए खोज करें। कुछ मात्रा में चीनी, नमक, चौक पाउडर, रेत और बुरादा, लकड़ी का चूरा इकट्ठा करें। 5 गिलास लें और उनमें लगभग 2/3 जल भरें। पहले गिलास में 1 चम्मच चीनी, दूसरे में नमक, तीसरे में चौक पाउडर और चौथे में रेत और पांचवें गिलास में बुरादा डालें। पूर्वानुमान लगाएं कि प्रत्येक स्थिति में घोलने का प्रयास करने पर क्या होगा। प्रत्येक गिलास की सामग्री को अच्छी तरह से घोलने के लिए 1 चम्मच का उपयोग करें। कुछ मिनट प्रतीक्षा करें और देखें कि क्या होता है। अपने अवलोकनों को तालिका 6.5 में लिखें। इस तालिका में लिखना है बच्चों आपको। तालिका 6.5 जल में विभिन्न सामग्रियों को मिश्रित करना। सामग्री, पूर्वानुमान और अवलोकन। जल में अदृश्य हो जाएगा, जल में अदृश्य नहीं होगा, जल में अदृश्य हो गया या फिर जल में अदृश्य नहीं हुआ। चीनी, नमक, चौक पाउडर, रेत, बुरादा या कोई अन्य। क्या आप जो कुछ भी जल में डालते हैं वह अदृश्य हो जाता है? आपने देखा होगा कि कुछ सामग्रियाँ जल में मिलाने पर पूर्णतः अदृश्य हो जाती हैं। हम कहते हैं कि यह सामग्री जल में घुल जाती है या यह जल में घुलनशील है। चित्र 6.6 का कुछ सामग्रियाँ जल में नहीं घुलती और बहुत देर तक घोलने पर भी अदृश्य नहीं होती। ये सामग्रियाँ जल में अघुलनशील है। चित्र 6.6 ख जल हमारे शरीर में होने वाली प्रक्रियाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है क्योंकि यह बहुत सी सामग्रियों को घोल सकता है। ये है बच्चों क जल में घुलनशील और ये है ख जल में अघुलनशील। ये जल में घुलनशील और ये जल में अघुलनशील। क्या घुल जाता है क्या नहीं? आप स्वयं ORS बनाएं। ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन ORS का उपयोग दस्त या अन्य रोगों के कारण हुई पानी की कमी निर्जलीकरण के उपचार के लिए किया जाता है। ये ORS पैकेट प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और बाजार में भी उपलब्ध होते हैं। प्रत्येक पैकेट को 1 लीटर जल में घोलकर उपयोग किया जाता है। यदि यह उपलब्ध नहीं है तो उबालकर ठंडे किए गए 1 लीटर जल में 6 चम्मच चीनी और आधा चम्मच नमक मिलाकर घर पर ही ORS तैयार किया जा सकता है।
क्या तेल, सिरका, शहद जैसे द्रव जल में घुल जाते हैं? आइए पता लगाएं। जल में विद्यमान गैसों के विषय में क्या कह सकते हैं? कुछ द्रव जल में पूरी तरह मिल जाते हैं, कुछ द्रव जल के साथ मिश्रित नहीं होते और कुछ समय के लिए रख देने पर एक अलग परत बना लेते हैं। इसी प्रकार कुछ गैसें जल में घुलनशील होती है जबकि अन्य नहीं। उदाहरण के लिए ऑक्सीजन गैस जल में घुल जाती है। यह जल में रहने वाले जंतुओं और पौधों के अस्तित्व के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। 6.35 कितना भारी या हल्का? क्रियाकलाप 6.8। आइए माप करें। 3 कागज के एक जैसे कप या कटोरे लें। प्रत्येक कप को उपलब्ध सामग्री से आधा करें। एक कप में जल भरें और इसे क के रूप में चिह्नित करें। दूसरा रेत से भरें, इसे ख के रूप में चिह्नित करें और तीसरा कंकड़ से भरें और इसे ग के रूप में चिह्नित करें। पूर्वानुमान लगाएं कि कौन सा भारी होगा और कौन सा हल्का होगा। प्रत्येक कप को तराजू का उपयोग करके उसका वजन तोलें। चित्र 6.7 और उसमें दर्शाए संख्या को अपनी नोटबुक में लिखें। आंकड़ों की तुलना करें और निष्कर्ष निकालें कि कौन सा भारी या कौन सा हल्का है। क्रियाकलाप 6.8 आधार पर हम कह सकते हैं कि कोई सामग्री भारी या हल्की है। इसका पता द्रव्यमान नामक गुण को माप कर किया जा सकता है जब उनके आयतन समान हो। ये है बच्चों चित्र 6.7 जल से भरे एक कागज के कप को तोलना। जो सामग्री भारी होती है उसका द्रव्यमान अधिक होता है और जो हल्की होती है उसका द्रव्यमान कम होता है यदि उनके आयतन समान हो। सामान्य भाषा में द्रव्यमान के लिए भार का भी प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये भार से निर्धारित होता है। आप उच्च कक्षाओं में द्रव्यमान और भार तथा उनके संबंध के विषय में और अधिक सीखेंगे। 6.3.6 स्थान और आयतन। अगले दिन शिक्षिका विद्या जी कक्षा में प्रवेश करती है। सभी विद्यार्थी खड़े होकर उनका अभिवादन करते हैं। वह अभिवादन स्वीकार करती है और एक विशेष प्रयोजन से कहती है कृपया अपना बस्ता अपनी सीटों पर रखें और बैठ जाएं। सीटों पर बस्ता रखे होने के कारण विद्यार्थी बैठ नहीं पाते। शिक्षिका विद्या पूछती है आप बैठ क्यों नहीं रहे हो? विद्यार्थी जवाब देते हैं कि बैठने के लिए स्थान नहीं है क्योंकि बस्ते ने स्थान घेर लिया है। बातचीत जारी रखते हुए वह 2 विद्यार्थियों को कांच के 2 समान गिलास देती है और उन्हें उनकी बोतलों में बचा हुआ जल क्रमशः गिलास में डालने के लिए कहती है। कांच के गिलास में जल डालने पर विद्यार्थी देखते हैं कि एक गिलास जल से आधा भर जाता है। चित्र 6.8 का जबकि दूसरे का लगभग पूरा जल से भर जाता है चित्र 6.8 ख। ये बच्चों चित्र क आधा भरा हुआ, ये है आधा भरा हुआ और ये है ख चित्र पूरा भरा हुआ। अलग अलग जल स्तर वाले कांच के गिलास। दोनों गिलासों में जल का स्तर अलग अलग क्यों है? मैडम विद्या ने विस्तारपूर्वक समझाया कि दोनों गिलासों की क्षमता समान है। प्रत्येक स्थिति में जल का स्तर अलग अलग है जो इंगित करता है कि प्रत्येक गिलास में जल की मात्रा अलग अलग है। पहले गिलास में जल कम स्थान घेरता है जो दर्शाता है कि इस गिलास में जल की मात्रा दूसरे गिलास से भरे हुए जल की तुलना में कम है। जल द्वारा घेरा गया स्थान जल के आयतन को दर्शाता है। मैं जग का पूरा पानी खाली बोतल में क्यों नहीं भर पाई? अब मुझे इसका कारण समझ में आया। आपने दुकानों में अलग अलग आकार की पीने के जल की बोतलें बिकती हुई देखी होगी। क्या आपने देखा है कि बोतलों पर मात्रा के रूप में 1 लीटर, 500 ml, 200 ml इत्यादि लिखा रहता है? यह बोतलों में जल के आयतन को दर्शाता है। पीने के जल और दूध की बोतलों पर 500 ml का लेबल लगा होता है जो आयतन दर्शाता है। पीने का जल 500 ml और दूध 500 ml। जब
अब आप वस्तुओं के कई गुणों के बारे में जानते हैं, तथापि सभी वस्तुओं में सभी गुण विद्यमान नहीं होते। क्या ऐसे कोई गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जा सकते हैं? यदि हाँ, तो वे क्या होते हैं? द्रव्य क्या होता है? द्रव्यमान और आयतन दो गुण हैं जो सभी सामग्रियों द्वारा प्रदर्शित किए जाते हैं। क्या हम उस वस्तु या सामग्री को एक सामान्य नाम दे सकते हैं जिसमें ये दो गुण विद्यमान हो? कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और द्रव्यमान रखती है उसे द्रव्य कहा जाता है। द्रव्यमान द्रव्य की मात्रा को बताता है और इसे ग्राम, जी और किलोग्राम, केजी की इकाइयों में मापा जाता है। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन है। आयतन को लीटर और मिलीलीटर की इकाइयों में मापा जाता है। क्या आप जानते हैं अंतर्राष्ट्रीय मात्रक पद्धति एसआई में किलोग्राम द्रव्यमान की इकाई है। किलोग्राम को संक्षिप्त रूप में केजी लिखा जाता है। वाक्य के अंत को छोड़कर केजी के चिन्ह के बाद के और जी के बीच कोई जगह नहीं है और उसके बाद कोई बिंदु नहीं लगाया जाता। द्रव्यमान लिखते समय हमेशा संख्यात्मक मान और इकाई के बीच में अंतराल छोड़ें। उदाहरण के लिए यदि द्रव्यमान 7 किलोग्राम है तो इसे 7 केजी के रूप में लिखा जाएगा, न कि 7 kgs के रूप में। इसी प्रकार लीटर को बड़े एल के रूप में और मिलीलीटर को ml के रूप में संक्षिप्त रूप से लिखा जाता है। ml के बीच कोई अंतराल नहीं होता। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 500 मिलीलीटर जल है तो इसे 500 मिलीलीटर लिखा जाएगा। m छोटे अक्षर लोअर केस में होगा और एल बड़े अक्षर अपर केस में होगा। एसआई प्रणाली में घन मीटर को संक्षेप में एम क्यूब कहा जाता है। घन मीटर को दर्शाने के लिए संक्षिप्त नामक मूर्धांक सुपरस्क्रिप्ट 3 के साथ लिखा जाता है। उदाहरण के लिए यदि आपके पास 2 घन मीटर आयतन है तो इसे 2 मीटर क्यूब लिखा जाएगा। संख्या संख्यात्मक और इकाई के बीच हमेशा एक स्थान छोड़ें। एक एम क्यूब बराबर 1000 लीटर। द्रव्य के शुद्ध रूप को पदार्थ कहते हैं जैसे जल, शर्करा, नमक और लोहा, ऑक्सीजन। क्या हमारे आसपास की सभी क्या वायु द्रव्य है? क्या हमारे आसपास की सभी सामग्रियां द्रव्य के विभिन्न उदाहरण मानी जा सकती है? इस संबंध में अपने मित्रों के साथ चर्चा करें। उदाहरण के लिए जल द्रव्य है, रेत और कंकड़ द्रव्य है और इसी प्रकार कप भी द्रव्य है। सामग्रियां द्रव्य के वे प्रकार हैं जिनका उपयोग वस्तुओं के निर्माण या उन्हें तैयार करने में किया जाता है। हमने सीखा कि सामग्रियां भिन्न भिन्न दिखती है और भिन्न भिन्न व्यवहार करती है। हमने सामग्रियों के समूह उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर बनाए। हमने समझा कि समूह बनाना उपयोगी है क्योंकि यह हमें सामग्रियों के गुणों, स्वरूप का अध्ययन और अवलोकन करने में सहायता करता है। मनुष्य न केवल सामग्रियों का बल्कि चट्टानों और पौधों और जानवरों का भी वर्गीकरण करते रहते हैं। जीवित जगत के वर्गीकरण के बारे में हमने सजीव जगत में विविधता नामक अध्याय में सीखा है। सजीव जगत की भांति ही निर्जीव जगत का वर्गीकरण भी उनके गुणों के आधार पर किया जाता है। क्या आप विचार करें, क्या आप सोच सकते हैं कि प्लास्टिक के आविष्कार ने मनुष्य के जीवन में क्या परिवर्तन किया है? क्या यह वरदान है या अभिशाप? हमने सामग्रियों के विभिन्न गुणों का पता लगाया और उन्हें समझा। हाँ, लेकिन आज हम सामग्रियां देखते हैं उनमें से अधिकांश तो पहले भी अस्तित्व में रही होगी। मुझे ये जानने की उत्सुकता है कि उस समय के लोगों ने उन्हें किस प्रकार वर्गीकृत किया होगा। प्राचीन भारत में भी ऐसी ही वर्गीकरण प्रणाली विद्यमान थी। आयुर्वेद, जो कि भारतीय चिकित्सा पद्धतियों में से एक है, उसमें भी भौतिक पदार्थों को समूह में बांटने की एक प्रणाली है। गुरु मंद, हिम स्निग्ध, श्लक्ष्ण, सांद्र, मृदु, स्थिराः गुणाः सूक्ष्म विशदा विशन्ति सविपर्याः। अष्टांग हृदय सूत्र स्थान 1.18। इस श्लोक में यथार्थ रूप से 20 गुणों, विपरीत गुणों के 10 जोड़े के बारे में बताया गया है कि जिनका उपयोग आयुर्वेद से सभी भौतिक पदार्थों का वर्णन करने के लिए किया जाता है। इन गुणों का उपयोग सभी जीवित प्रणालियों, पौधों,
पौधे, जंतु एवं मनुष्य। पर्यावरण और भोजन का वर्णन करने के लिए भी किया जा सकता है। ये गुण गुरु भारी, मंद, धीमा, हिम, ठंडा, स्निग्ध, चिकना, लक्षण मुलायम, सांद्र, ठोस, मृदु, मुलायम, स्थिर, स्थिर, सूक्ष्म, छोटा, विशद, गैर चिपचिपा, लघु, भार में हल्का, तीक्ष्ण यानी त्वरित, तीव्र, उष्ण, गर्म, तप्त, रुक्ष, सूखा, खर, खुरदुरा, द्रव, तरल, कठिन, कठोर, चल यानी चलायमान, गतिशील, अस्थिर, स्थूल यानी बड़ा, स्थूल, पिछल यानी चिपचिपा। प्रमुख शब्द वर्गीकरण: कठोर, अघुलनशील, द्युतिमान यानी चमकदार, द्रव्यमान, सामग्री, द्रव्य, द्युतिहीन यानी चमकहीन, अपारदर्शी, नरम या कोमल, घुलनशील, पारभासी, पारदर्शी, आयतन। वर्गीकृत करना, अन्वेषण करना, पहचान करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान लगाना या फिर अंकित करना। सारांश: वस्तुएं विभिन्न प्रकार की सामग्रियों से बनाई जाती है। कोई वस्तु एक ही सामग्री या विभिन्न सामग्रियों के संयोजन से बनी हो सकती है। हम एक जैसे कार्य करने वाली वस्तुएं बनाने के लिए विभिन्न सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं। सामग्रियों को समूह में व्यवस्थित करने की विधि को वर्गीकरण कहा जाता है। सामग्रियों में विभिन्न गुण होते हैं जो उनके उपयोग को निर्धारित करते हैं। सामग्रियों को उनके गुणों में समानता या अंतर के आधार पर समूहबद्ध या वर्गीकृत किया जाता है। सामग्रियां उनके स्वरूप के आधार पर समूह में बांटी जा सकती है, जैसे द्युतिमय, चमकदार एवं द्युतिहीन यानी चमकहीन, और कुछ को स्पर्श अनुभव के आधार पर जैसे कठोर या नरम। सामग्रियों को पारदर्शी, पारभासी या पारदर्शी के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। यह वर्गीकरण इस बात पर निर्भर करता है कि हम उनके आर पार कितनी स्पष्टता से देख सकते हैं। कुछ सामग्री जल में घुलनशील होती है जबकि अन्य अघुलनशील। क्यों कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है जिसका द्रव्यमान होता है उसे द्रव्य कहते हैं। द्रव्य द्वारा घेरा गया स्थान उसका आयतन होता है। द्रव्यमान किसी वस्तु में विद्यमान द्रव्य की मात्रा का मापन है। आइए खेलें जोड़ीदार खोजें। निम्नलिखित शब्दों में परस्पर कोई संबंध उन्हें तीर द्वारा दर्शाइए। बच्चों ये आपको स्वयं करना है। शब्द जाल, जैसे अध्याय में से अग्रलिखित शब्द जैसे चमकदार, चमकीन, घुलनशील, अघुलनशील, कठोर, नरम, द्रव्य, द्रव्यमान, पारदर्शी, अपारदर्शी, आयतन और पारभासी मिल गए। ये आपको स्वयं करना है बच्चों। आइए और अधिक सीखें। अपने रसोई घर में जाएं और देखिए कि आपके माता पिता ने विभिन्न खाद्य सामग्रियों की किस प्रकार व्यवस्थित किया हुआ है। क्या आप छँटनी के लिए किसी बेहतर विधि का सुझाव दे सकते हैं? अपने नोटबुक में लिखिए। स्तंभ प्रथम में दिए गए अक्षरों को सही क्रम में लिखें और प्राप्त शब्द का मिलान स्तंभ द्वितीय में दिए गए उसके गुणों से करें। ये आपको स्वयं करना है। ये भी आपको स्वयं करना है। और भी सीखे। ऐसी विभिन्न वस्तुओं के बारे में जानकारी एकत्रित करें जिन्हें पुनर्चक्रित किया जा सकता है। आप विभिन्न स्रोतों जैसे समाचार पत्रों, पत्रिकाओं एवं अपने समुदाय के सदस्यों से बात करके इंटरनेट इत्यादि से सहायता ले सकते। पुनर्चक्रणकर्ता सामग्रियों के गुणों के आधार पर पुरानी वस्तुएं खरीदते हैं और भले ही वस्तु टूटी हुई हो तो भी चिंता नहीं करते। अपने आसपास के पुनर्चक्रणकर्ताओं के साथ एक सर्वेक्षण करें और पता लगाएं कि घरों से वस्तुओं को खरीदने से पहले वे सामग्रियों के किन गुणों की जांच करते हैं, वे किन वस्तुओं को नहीं खरीदते और क्यों। अपने घर से 20-30 वस्तुएं एकत्रित करें और जिन सामग्रियों से वे बनी हैं उनके गुणों के आधार पर वर्गीकृत करें। क्या आप उन्हें अलग अलग समूह में रख पाएँ? आप सामग्रियों के गुणों और वस्तुओं के उपयोग के बीच क्या संबंध देखते हैं? बेकार रखी हुई सामग्रियों का उपयोग करके अपनी पसंद की कोई वस्तुएं बनाएं और सजाएं। इसे कक्षा में लाएं और अपने मित्रों के साथ चर्चा करें कि उन्होंने क्या बनाया है, क्यों और किन सामग्रियों का उपयोग किया है। इसके अतिरिक्त उन वस्तुओं की उपयोगिता और अन्य बिंदुओं पर विचार करते हुए सुधार के लिए रचनात्मक प्रतिक्रिया प्रदान करें। आपका अध्याय समाप्त हुआ बच्चों।
थैंक यू बच्चों। ऐसी ही अच्छी अच्छी और प्यारी प्यारी वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल टारगेट एजुकेशन सेंटर। ओके बाय बच्चों।